नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं कहानियों में लास्ट कहानी विजयदान देता की कहानी है, उजाले के मुसाहिब। और विजयदान देता के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें आप जानते भी हो और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भी सही। तो मित्रों, ये ज़रूर कहूँगा कि इन सभी की पीडीएफ आप लोगों को, इन सभी के वीडियो आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ के साथ मिलेंगे। जहाँ जहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन सभी चीज़ों को वहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो वो उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल रही है। तो मित्रों, निश्चित रहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप कीजिए, विश्वास मानिए मेरा। और परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1500 रुपये में जो 10 टेस्ट दे रहे हैं उनको सब ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, उनके नाम हैं, इसलिए आप वहाँ भग रहे हो। थोड़े बहुत जो है ना साथियों, इन लोगों के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं ना, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा साथियों। और मेरी मेहनत आप लोगों को दिख रही होगी, मैं खुद बहुत मेहनत करता हूँ। ये सोचता हूँ कि यार स्टूडेंट के लिए किस में फ़ायदा हो सकता है। अभी मैंने आपको बोला है कि जैसे ये ख़त्म हो जाएगा ना, वैसे मैंने सोचा एक स्टूडेंट का आया कि सर कहानी उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का एक वीडियो बना दीजिए सर। मैं उसका वीडियो लेकर के आने वाला हूँ मित्रों। मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कहाँ से स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता है, ये मेरी हमेशा नीयत होती है। और मैंने जो टेस्ट सीरीज दी है ना साथियों, 250 रुपये में, आप सोचिए, मैंने 99 में भी दी थी उसको, 50 रुपये में भी दी थी मैंने उसको। लेकिन अब ऐप का भी खर्चा नहीं निकल रहा, इसलिए 250 रुपये के। 250 रुपये कोई माँ बाप नहीं होते हैं सर। आप ये खुद देखिए, ऐप का खर्चा है, आप खुद देखिए साथियों। उसमें टाइपिंग भी होती है, टेस्ट को डालना भी पड़ता है, नेट भी है, सब कुछ है। आप खुद मानते हो उस बात को, तो सारी चीज़ें होती है। जब आप 10 टेस्ट को जब 1500 रुपये में ख़रीद सकते हो, क्योंकि उनके नाम है भाई, सब नाम के पीछे भगते हैं आजकल। हाँ, मैं आपको वादा करता हूँ साथियों, जिन बंदों ने टेस्ट सीरीज़ ली है ना कोटा ऑनलाइन क्लासेस की, मैं जान दे दूँगा उनके लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या देना है स्टूडेंट को, क्योंकि उन्होंने मेरे विश्वास पर टेस्ट सीरीज़ ली है। क्या देना है क्या नहीं देना है मैं जानता हूँ। इस चीज़ के लिए उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जो बंदा ज्वाइन करता है ना, मैं फिर कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ आपसे कि आपको नुकसान नहीं होगा 1% भी। आप पहला टेस्ट देके मैंने डेमो के तौर पर उसको ओपन कर दिया है, देखे आपको खुद को लग जाएगा कि वाकई में क्या टेस्ट सीरीज है यार। चलिए मित्रों, देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करनी हमें, आप खुद समझदार हैं। विजयदान देथा के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखो, विजयदान देथा का जन्म 1 सितंबर 1926 को हुआ था। विजयदान देथा का जन्म कब हुआ था? 1 सितंबर 1926 को विजयदान देथा का जन्म हुआ है साथियों। तो जन्म वन कुछ पूछा नहीं जाता है। और बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म हुआ है साथियों। तो बस ये याद रख लीजिए, विजयदान देथा का जन्म 1926 में हुआ और बोरुंदा जोधपुर में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, आगे विजयदान देथा की जो मृत्यु है वो 10 नवंबर 2013 को हुई। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इनकी मृत्यु को हुए, 10 नवंबर 2013 को हुई। इनके पिता सबलदान देथा राजस्थानी के जाने माने कवि थे। इनके पिता का नाम था सबलदान देथा और राजस्थानी के एक जाने माने कवि माने जाते हैं किसके? विजयदान देथा के पिताजी को। तो विजयदान देथा का जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 2013 में हुई है। इनके पिता का नाम सबलदान देथा था, जो राजस्थानी के कवि रहे हैं। अपनी मातृभाषा राजस्थानी के प्रति आदर भाव के कारण सदैव राजस्थानी में ही लिखा इन्होंने। ऐसा कवि, ऐसा राइटर जिसने राजस्थानी को प्राथमिकता दी और राजस्थानी में ही लिखते रहे और राजस्थानी में लिखते लिखते ही मर गए साथियों। ठीक है, विजयदान देथा बीजी उपनाम से जाने जाते थे। विजयदान देथा को, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, विजयदान देथा को किस नाम से जाना जाता था? बीजी नाम से जाना जाता था। और राजस्थान के शेक्सपियर के नाम से भी विख्यात थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, तो विजयदान देथा का जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। विजयदान देथा को बीजी नाम से भी जानते थे। विजयदान देथा को राजस्थान के शेक्सपियर के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो ये बातें सारी याद रखना है। राजस्थानी लोक कथाओं की साहित्यिक अभिव्यक्ति, उनके अधिकांश लेखन को उनके पुत्र कैलाश कबीर ने
हिंदी में अनुदित करिए। तो इनका पुत्र था कैलाश कबीर, उन्होंने अनुवादित किया है राजस्थान साहित्यिक अभिव्यक्ति को, अधिकांश लेखन को जो है इनके जो पुत्र थे कैलाश कबीर, उन्होंने इसको अनुवादित किया है साथियों। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। जो बातें इंपॉर्टेंट है उनको मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि इससे तो आप लोग पढ़ ही लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें पढ़नी हैं वो तो पढ़नी है भाई, ठीक है। तो इनके पुत्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं साथियों। अब आगे है विजयदान देता की अनेक कहानियों, जैसे दुविधा कहानी पर पहले एक मूवी बनी, ठीक है। चरणदास चोर, परिणीति, लजवंती और कंचुली, ये कांचली, ठीक है, आदि पर फिल्में बनी हैं। साथियों विजयदान देथा की जो कहानियाँ रही है उनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी है। जैसे दुविधा कहानी थी तो पहली एक पिक्चर बनी थी, और साथियों चरणदास चोर पर मूवी बनी है, परिणीति पर मूवी बनी है, लजवंती पर बनी है और कांचली पर भी मूवी बनी है। बहुत सारी फिल्में इनकी कहानियों पर बनाई गई है। आगे बात करते हैं साथियों, 1960 से 1961 में बोरुंदा में रूपायन संस्था या लोक साहित्य शोध एवं सर्वेक्षण संस्था के ये संस्थापक रहे थे। यानी कि बोरुंदा में आप सबको पता है रूपायन नामक एक संस्था है जो लोक साहित्य शोध सर्वेक्षण संस्था रही है, और उसके जो है संस्थापक भी रहे 1960 और 1961 में। कौन? विजयदान देथा। 1949 से लेकर के 1952 से लेकर के 1952 के मध्य ज्वाला इन्होंने एक ज्वाला साप्ताहिक में नियमित स्तंभ लेखन का कार्य किया था। तो याद रखना, इन्होंने स्तंभ लेखन इन्होंने जो लेख भेजे हैं वो किस में किए हैं? एक साप्ताहिक पत्र या अखबार जो आता था वो था ज्वाला, उसमें ये 1949 से 1952 तक इन्होंने अपने लेख उसमें दिए हैं साथियों। तो किन किन के विजयदान देथा की जो रचनाएं या कहानियां जो भी रही हैं उनके ऊपर फिल्में बनी हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कहानियां रही जिनके ऊपर फिल्म बनी? दुविधा, चरणदास चोर, परिणति, लजवंती और कंचुलिया कांचली, इनके ऊपर जो है फिल्म मूवियाँ बनी है साथियों, ठीक है। यहाँ तक की बातें आप लोग पढ़ लिए हैं। आगे बात करते हैं विजयदान देथा का एक साहित्यिक परिचय यहाँ पर हमें देना पड़ेगा, क्योंकि विजयदान देथा का साहित्य परिचय नहीं दिया तो क्या दिया भैया? देखो विजयदान देथा का जो साहित्य परिचय है बहुत ज़बरदस्त है साथियों। विजयदान देथा ने कविता कौन सी लिखी थी? उषा, 1946 में ये प्रकाशित हुई। इसके बाद में इनकी जो आलोचना रही है बापू के 3 हत्यारे और अतिरक्ता, ये 1948 में 1947 में इन्होंने लिखी, ठीक है, प्रकाशित हुई। तो कविता तो इनकी उषा थी। किसकी? विजयदान देथा की कविता कौन सी है? उषा, जो 1946 में प्रकाशित हुई। एक आलोचना इनकी कौन सी रही है? बापू के 3 हत्यारे और अतिरिक्ता इनकी आलोचनाएं रही है, जो 1948 1947 में 97 में प्रकाशित है। और सचरित्र बाल कथा, चित्रों के साथ बाल कथा इन्होंने लिखी है। एक है अनोखा पेड़ जो 1968 में, और कबू रानी एक बाल कथा थी 1989 में, और एक थी फुलवारी जो 1992 में इन्होंने लिखी थी। तो साथियों ये बहुत तगड़ी बातें हैं कि बीजी ने 800 से अधिक कहानियाँ लिखी है। ये सबसे ज़्यादा बीजी किसको कहा जाता है? विजयदान देथा का ही उपनाम है एक तरह से। और इन्होंने 800 से अधिक कहानियाँ इन्होंने लिखी, और मैंने आपको बता दिया इनकी कविता उषा रही है, आलोचना इनकी बापू के 3 हत्यारे अतिरक्ता रही है, सचित्र बाल कथा इनकी अनोखा पेड़ और कब्बू रानी और फुलवारी इनकी बाल कथाएँ रही है साथियों। अब लघु कथाएँ इनकी कौन कौन सी रही उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके जो लघु कथाएं हैं वो भी बहुत अच्छी रही हैं। तो लघु कथाएं कौन कौन सी रही है मेरे मित्रों? लघु कथाएं रही हैं, देखो लघु कथाएं। अलेखुन हिटलर इन्होंने 1984 में, चौधराइन की चतुराई 1996 में, अंतराल 1997 में, सपन प्रिया 1997 में, प्रिया मंडाल 1998 में। साथियों जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, इन सबको अपने नोट्स बनाइए और इनको बार बार पढ़िए, कोई ट्रिक बना लीजिए जिससे आपको याद हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि पढ़ लिया हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपको पता है मैं जब भी कहानी जब कुछ भी पढ़ाता हूँ उसके बाद में क्वेश्चन 100% कराता हूँ। इसका मतलब है कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपको याद हुआ है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है साथियों, ठीक है। तो याद रखना, अलेखुन हिटलर 1984 में, चौधराइन की चतुराई 1996 में, लघु कथाएं ये सारी की सारी। अलेखुन हिटलर, चौधराइन की चतुराई, अंतराल, सपन प्रिया, प्रिया मंडाल,
ये सारी की सारी विजयदान देथा की क्या है, लघु कथाएं हैं साथियों। इन्होंने निबंध कौन कौन से लिखे हैं, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज इनका निबंध रहा है 1960 में। मेरो दर्द न जाने कोई 1997 में ये इन्होंने एक निबंध लिखा। तो इस तरह से इनका ये साहित्यिक रूप रहा, किसका, विजयदान देथा का। बाकी और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। आगे आता है अब थोड़ा बहुत इन्होंने जो है साथियों उपन्यास में भी काम किया है, उपन्यास के ऊपर भी इन्होंने काम किया है साथियों। देखो इनका उपन्यास था उलझन, इनका उपन्यास था उलझन जो 1984 में लिखा, और महामिलन इन्होंने 1998 में लिखा था। तो दो उपन्यास रहे विजयदान देथा के, कौन कौन सा, एक तो उलझन है और एक महामिलन है। ठीक है, देखो कहानी पढ़ने के साथ साथ उस राइटर के बारे में भी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है साथियों। तो इस बारे में ज़रूर आप लोगों का ध्यान चाहूँगा। आगे बात यहाँ पर हम लोग करेंगे मित्रों। तो ये उपन्यास इनके हो गए उलझन और महामिलन। इसके बाद में लोक कथा संग्रह भी इनका रही है, बातारी फुलवारी बहुत फेमस रही साथियों। इसमें 1960 से 1975 तक इन्होंने 14 भाग लिखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि इन्होंने एक लोक कथा संग्रह किया है। लोक कथा संग्रह मतलब कहानियों का, बातारी फुलवारी 1960 से 1975 तक इसका समय रहा है, और इसमें 14 भाग रहे हैं। कितने भाग, 14 भाग इसके अंदर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने संपादन भी किया है, बहुत सारे इसका संपादन इन्होंने किया है। प्रेरणा का संपादन किया, कोमल कोठारी द्वारा संपादित रही थी। प्रतिमा एक लोकगीत चुनकर उसे लिपिबद्ध ये करते थे, और परंपरा, वाणी, रूपम, लोक संस्कृति की पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। प्रेरणा का संपादन किया, परंपरा का, वाणी का, रूपम का, लोक संस्कृति आदि पत्रिकाओं का इनके द्वारा संपादन किया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं साथियों यहाँ पर पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, देखो पुरस्कार एवं जो सम्मान है वो क्या क्या है इसमें है। इनको जो पुरस्कार और सम्मान मिला है साथियों, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मित्रों अब इनका जो पुरस्कार और सम्मान है, तो ये छोटा बच्चा मेरा, ये देखिए ये छोटा बच्चा ये आ गया साथ में, और जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो ये आ जाता है। ठीक है, इसको सभी अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि ये भी पढ़े लिखे और सक्सेस हो, और इसके साथ ज़रूर आशीर्वाद बनाइएगा सारे स्टूडेंट। ठीक है, बहुत छोटा सा कि ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसको ज़रूर देखिएगा, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये रही पुरस्कार एवं सम्मान। हम इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पुरस्कार और जो सम्मान है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है 1974 में। बातारी फुलवारी के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके बाद में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992 में, मरुधरा पुरस्कार इनको जो है 1995 में, बिहारी पुरस्कार इनको 2002 में, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006 में, पद्मश्री पुरस्कार 2007 में, राव सिया पुरस्कार 2011 में इनको मिला है। तो साथियों ये आपको ध्यान रखने, वैसे तो इनको ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली तो यही बात है। ठीक है ना, ये थोड़ा स्टार लगा देता हूँ इनके ऊपर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में बातारी फुलवारी के ऊपर इनको मिला था, याद रखना इसको। तो बातारी फुलवारी 14 भागों में लिखा इन्होंने। कितने भागों में, 14 भागों में। ठीक है ना, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तो इनको बातारी फुलवारी के ऊपर मिला, 1974 में मिला था। तो वैसे तो यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है अधिकतर। और एक ये बिहारी पुरस्कार पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा पुरस्कार विजयदान देथा को नहीं मिला, ये पूछा जाए तो। लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं आता मेरे हिसाब से। तो मरुधरा पुरस्कार 1995, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला था इनको, राव सिया पुरस्कार भी इनको मिला है। पुरस्कार तो बहुत सारे मिले हैं भाई इनको। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर विजयदान देथा की कहानी उजाले के मुसाहिब। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों। शायद आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत मेहनत है, बहुत तगड़ी मेहनत है साथियों। और आप लोगों को लग रहा होगा कि वाकई में एक सटीक प्रमाण है, सटीक जानकारी है, कोई भरी हुई चीज़ नहीं है साथियों। मैंने हमेशा ये देखा है कि
कि अच्छी चीज़ जो पढ़नी है, जो आनी है, उन्हीं को बच्चों तक पहुंचाया जाए। और मैं हमेशा यही करता हूं साथियों, लाभ लपेट कुछ नहीं करता। बस एक बात ज़रूर बोलता हूं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप इनको पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ टेस्ट ज़रूर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने कोई इतनी प्राइस उसकी नहीं है, और बोलने के पीछे रीज़न है, देखो जिसको ज्वाइन करना होगा वही करेगा, मेरे कहने से कोई ज्वाइन नहीं करता है, ये मैं भी जानता हूँ। आपको अगर करना है ज्वाइन तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बहुत फ़ायदा होगा साथियों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अब उजाले के मुसाइब जो कहानी है उसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहले पूरी कहानी के एक महत्वपूर्ण तथ्य वहाँ पर ले लिए गए हैं, अब उनको थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना है। एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ आ गया, ये पूरी कहानी का निचोड़। अभी तक हमने विजयदान देथा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, अब पूरी कहानी का निचोड़ आता है यहाँ पर। देखो पूरी कहानी का निचोड़ है, लोक कथा शिल्प में रचित कहानी है, यानी कि उजाले के मुसाहिब जो कहानी है ये लोक कथा शिल्प में लिखी गई है। किस में लिखी गई? एक लोक कथा के रूप में लिखी गई है। तो ये भी पैटर्न पूछा जा सकता है कि ये कहानी किस इसमें लिखी गई है, कौन से शिल्प में, कौन से शैली में लिखी गई है। तो आपको लिखना है लोक कथा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। आगे है सामंती जीवन में मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग्य करने की कहानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी लाइन है ये, वीआईपी, ठीक है ना। इसके अंदर इस लाइन में सब कुछ कहानी का एक सार आ गया कि ये जो कहानी है ना, सामंती जीवन में, राजा महाराजाओं के जीवन में मुसाहिबों की गुलाम मानसिकता पर व्यंग्य करने की कहानी है ये। सामंती जीवन, राजा महाराजा जो रहे थे उसमें उस समय मुसाहिब जो रहे थे वो उनकी गुलामी मानसिकता पर व्यंग्य कसा गया है इस कहानी के अंदर। ये जो कहानी है ना, कहानीकार ने चकवा चकवी के माध्यम से कथा का ताना बाना बुना है। तो किसके माध्यम से इस कथा को पूरा समझाया गया है? चकवा और चकवी के माध्यम से इस कथा को पूरा समझाया गया है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बन जाता है साथियों। आगे बात करते हैं, इस कहानी में 2 संकेत हमें दिए गए हैं। कौन कौन से 2 संकेत है जो हमें जानने चाहिए साथियों, और वो संकेत बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें जान लेना चाहिए। अब 2 संकेत हैं यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट 2 संकेत हमें बताए हैं। तो 2 संकेत कौन कौन से हैं? नंबर 1, सामंती व्यवस्था में राजा के समक्ष न तो किसी को सोचने का अधिकार है और न राजा की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने का अधिकार है। पहली बात तो यह है कि सामंती व्यवस्था होती ऐसी है, तानाशाही व्यवस्था होती है, राजा के विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं जाएगा, न विरोध करेगा न विरुद्ध जाएगा। ये पहला पॉइंट, पहली बात इसमें संकेत की गई है। दूसरी बात, सामंती व्यवस्था ने सदा आम जन को अंधकार में रखा। आम जन को सदा अंधकार में सामंती व्यवस्था रखती है, तभी तो राजा है वो, ऐसे राजा थोड़ी बन गए। आगे अगला पॉइंट आता है ये मुसाहिब। मुसाहिब का मीनिंग क्या होता है? मुसाहिब का मीनिंग होता है राजा का सहायक। जो राजा के सहायक होते हैं, राजा की जो प्रजा होती है, जो प्रजाजन होती है, वो सब मुसाहिब कहलाते हैं। तो यहाँ राजा के सहायक या परामर्शदाता कह दो या अधिकारी कह दो, राजा के हाँ में हाँ मिलाने वाले कह दो, ये सब मुसाहिब शब्द के अंतर्गत आते हैं। और वो हमेशा उनको दबा के रखता है कि कोई विरोध नहीं कर सकता। 2 बातें इसमें बताई गई है। सामंती व्यवस्था का बहुत भयंकर इसमें जाया माल इस कहानी के अंदर जो है विजयदान देथा ने बताया है। तो यहाँ पर याद रखना साथियों, मुसाहिब का जो अर्थ है ना, वो पूछा जा सकता है आप लोगों से। आगे बात करेंगे, जैन महात्मा ने, अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, जैन महात्मा ने राजा को उपदेश दिया था। राजा को उपदेश दिया था, एक जैन महात्मा थे, उन्होंने राजा को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? काले घने अंधेरे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है।
तो इस कहानी में हम लोग ये बात भी पढ़ेंगे कि जैन महात्मा जो थे वो राजा को उपदेश देते हैं कि काले घने अंधेरे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है, ऐसा आदेश एक जैन महात्मा राजा को देते हैं। आगे फिर क्या होता है, अंधेरा मिटाने के लिए उपाय राजा ने बताए। अब अंधेरा मिटाने के लिए राजा तरह तरह के उपाय बताता है, बहुत सारे उपाय बताता है। आप लोग उपाय सुनते जाइए, राजा अंधेरा मिटाने के लिए क्या क्या उपाय बता, क्योंकि जैन महात्मा ने कहा ना कि अंधेरा मिटाने के तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है, तो राजा बहुत तरह तरह के उपाय बताता है यहाँ पर। और ये चीज़ बहुत जानना बहुत ज़रूरी है भैया, अलग अलग उपाय राजा यहाँ पर बता रहा है। क्या उपाय बता रहा है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जानो, सबसे पहले क्या बता रहा है, अंधेरा मिटाने के लिए राजा ने पहला उपाय क्या बताया। तो ये पहला उपाय आप थोड़ा सा ध्यान रखना, राजा ने पहला उपाय, पहला तो याद रखना है भाई। तो राजा ने अंधेरा मिटाने के लिए पहला उपाय क्या बताया, पानी की तरह अंधेरे को घर से बाहर उलीचें या फेंकने का बताया था। पानी की तरह घर से अंधेरे को बाहर उलीच दो या फेंक दो, पहला उपाय राजा ने ये बताया। फिर राजा ने अंधेरा दूर करने का दूसरा उपाय क्या बताया, रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने का वाला उपाय बताया। पहले तो उस पानी की तरह उलेच दो, फिर रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने का उपाय उसने दूसरा बताया। ठीक है, ये उपाय थोड़े बहुत पढ़ लेना भाई, इनमें से कौन सा उपाय अंधेरे को मिटाने के लिए राजा ने बताया था या नहीं बताया था, इस तरह का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला, दिए की लो को देखकर राजा ने तीसरा उपाय सोचा। दिए की लो को देखकर तीसरा उपाय सोचा, मसाल जलाकर अंधेरा भगाने का। दिए की लो को जलता हुआ देखकर उसने मसाल जलाकर अंधेरा भगाने का उपाय देखा। फिर आगे तीसरा उपाय आगे है, हाथी को बांधने के विचार से राजा के मन में चौथा उपाय आया कि सूरज की किरणों से सूर्य को बांधने का उपाय आया। उसके सूरज की यानी कि सूरज की किरणों से सूर्य को बांधने का उपाय आया। फिर आगे है, अंधेरा भगाने के लिए पंडितों ने पांचवा उपाय बताया, शंकर भगवान के नंदी जितना शुद्ध सोने के सांड का दान करके 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा, ऐसा राजा सोचता है। अंधेरा भगाने के लिए पंडितों ने पांचवा उपाय क्या बताया, शंकर भगवान के नंदी के जितना शुद्ध सोने के सांड का दान करके 7 दिन तक मौन रहना होगा, तब अंधेरा भगेगा, ऐसा पंडितों ने कहा। फिर आगे, राजा द्वारा सोने के सांड का दान पंडितों को करना होगा, और पंडितों को करना होगा मतलब हर कोई व्यक्ति जो है ना खाना चाह रहा है, देखो आप लोग, हर कोई व्यक्ति भरना चाह रहा है अपना, तो पंडितों को दान करना होगा भाई साहब सोने का, उस नंदी के बराबर। गरीबों के लिए गणेश भगवान के वाहन चूहे को सोने का बनाकर दान देना होगा, और गरीबों को गणेश जी के चूहे के वाहन उस चूहे के बराबर जो सोने का वो बना करके वो गरीबों को दान देना होगा। अंधेरा भगाने के लिए ज्योतिषाचार्यों ने अंतिम उपाय बताया, नगर के भीम तालाब के नीचे 7 घोंसले खुदवाने का। तो ये ज्योतिषाचार्यों ने अंधेरा भगाने के लिए क्या उपाय बताया था, अंतिम उपाय था ये। पहला और अंतिम तो जरूर याद रखना भाई। अंतिम उपाय क्या बताया था, जो वहाँ पर नगर है, जो गांव है, उसमें भीम तालाब के था, उसमें नीचे जो है आपको 7 घोंसले खुदवाने। कितने घोंसले खुदवाने, 7 घोंसले खुदवाने हैं। तो ये अंतिम उपाय यहाँ पर बताया गया है। आगे फिर आगे यहाँ पर आता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का आदेश देवे। उन घोंसलों में सगुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी, तब आपका कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाएगा, ऐसा उपाय बताते हैं। सब अंधकार है यार, सब। अंधेरा उलीचने का कार्य अमावस्या की रात को किया गया। अरे यार मतलब क्या अंधेरा, अब उस समय तो वैसे ही अंधेरा होता है, अमावस्या की रात को किया गया। आगे है, राजा ने मंत्रियों से कहा, गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। राजा ने मंत्रियों से क्या कहा कि गुमशुदा जो गाय है वो भी एक बार तो अपने खूंटे पर आई जाती है। फिर यहाँ पर राजा का कथन फिर आता है, अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। राजा कहता है कि अंधेरा तो क्या है, वो तो सूरज की लपटों का एक क्या है, धुआं है। सूरज जाएगा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा।
फिर आगे है, दूसरे उपाय में अंधेरा पोतने का कार्य कृष्ण पक्ष की पंचमी की रात को भी किया गया। दूसरे उपाय में कृष्ण पक्ष की पंचमी की रात को भी अंधेरा पोतने का काम किया गया। साथियों बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर अंधविश्वास की ओर हमें ले जा रही है। आगे बात करेंगे यहाँ पर फिर है, राजा ने अपने दरबार के 9 रत्नों की तुलना 9 सूरज से की है। तीसरे उपाय में ये क्वेश्चन आ सकता है, अपने 9 रत्नों की तुलना 9 सूरज से करिए। तीसरे उपाय में मसाल से अंधेरा भगाने का कार्य शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात को किया गया। फिर है, उजाले के मुसाहिब कहानी में अंधेरे को नरक की अमिट काली माँ कहा गया है। अंधेरे को यहाँ पर क्या कहा गया है? नरक की काली माँ कहा गया है। आगे है, कहानी में राजा को बुद्धि का सागर कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, राजा को इस कहानी में बुद्धि का सागर कहा गया। और यहाँ पर एक मूण शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है मिट्टी का एक बहुत बड़ा घड़ा। ये सारी बातें साथियों बहुत तगड़े कथन हैं, बहुत तगड़े पॉइंट हैं, इनको आप 100% याद रखोगे। आप मेरे से वादा करो इस बात का। साथियों कितने साथियों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है ज़रूर कमेंट करें। और साथियों आपको कैसा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथियों आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, कमेंट करना, इनसे हमें उत्साह और प्रोत्साहन मिलता है साथियों। और मैं आपसे फिर कहता हूँ टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना मत भूलिए, मैंने आपसे वादा किया है। साथियों ये सभी PDF आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ के साथ मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने 1500 रुपये में 10 टेस्ट दिए हैं, मैं आपको यहाँ पर 90 टेस्ट दे रहा हूँ। आप सोचिए 90, 250 रुपये में। मतलब आप जब एक टेस्ट देखे विश्वास मानिए मेरा, हम जैसे छोटे लोगों को भी थोड़ी सीख जो है ना, आपका सम्मान चाहिए होता है, ठीक है। और जितने बंदे पढ़ रहे हैं सभी को दुआ देता हूँ, जो साथी मेरे से जुड़ा हुआ है ना, भगवान है ईश्वर निश्चित रूप से उसको जो है ना सक्सेस देना। ये दुआएं मैं हर वीडियो में करता हूँ सभी के लिए। और साथियों विश्वास के साथ जुड़िए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ये कोई कहने की बात नहीं है वैसे तो। और अगर किसी को प्रश्न बैंक वगैरह लेना है या कुछ भी लेना है ना तो आप ले सकते हो। जैसे प्रश्न बैंक है, काव्य शास्त्र है, इस तरह से प्रश्न बैंक है। ये मैं बताता हूँ हर वीडियो में। 2 भागों में प्रश्न बैंक है, इसमें हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के क्वेश्चन मैंने प्रश्न बैंक टॉपिक वाइज इसमें रखे हैं, ठीक है। तो आप ले सकते हो, कोई ऐसी नहीं है। और हिंदी साहित्य के नोट्स और काव्य शास्त्र के नोट्स, सेकंड ग्रेड के नोट्स भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट को भेजता हूँ स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और प्राइस जो है 650 रुपये है और डाक खर्च उसी के अंदर है। जब आप जेरोक्स भी कराओगे तो भी 1000 के आसपास की जेरोक्स हो जाएगी इसकी। इतने बढ़िया नोट्स है साथियों, आप फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सब में काम आएंगे आपकी ये। तो एक बार लेने पर सब में काम आए ऐसे नोट्स हमेशा हमारे पास होने चाहिए। मेरे हाथों के हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा साथियों। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा है और अगली बार अगले वीडियो में हम लोग जो है उजाले के मुसाहिब जो कहानी है उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, पूरी कहानी को। अभी तक हमने विजयदान देथा के बारे में जाना, इस कहानी में मूल जो बातें हैं उसको जाना। अब कहानी को पूरे डिटेल के साथ अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। सपोर्ट आपका बना रहे निश्चित रूप से, और आप कर रहे हो सपोर्ट, मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और आप बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आता है, वीडियो भी आता है कि सर आपकी मुहिम और आपका जो लगन और आपकी जो मेहनत है वो बहुत अच्छी है साथियों। और आप भी मेहनत कर रहे हो, भगवान भी आपको सक्सेस ज़रूर देगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो ये हमेशा पॉजिटिव अपने मन को रखिए, नेगेटिव मत होने दीजिए। क्योंकि मैं जानता हूँ पहले पेपर फर्स्ट ग्रेड ने थोड़ा दुख दिया है, कोई बात नहीं, सुख भी आएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।